एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द परमेबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द परमेबिलिटी। द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग यू परमेबिलिटी मींस इट इज द एबिलिटी टू फ्लो द वाटर थ्रू द इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। अगर कोई सॉइल परमेबल है, अगर कोई सॉइल परमेबल है, इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ही ये है कि सॉइल वॉइड्स के थ्रू पानी को फ्लो करवाने की कोशिश कर रहा है। इफ द सॉइल इज नॉट परमेबल, लेट अस से क्ले, अब क्ले में इन द क्ले वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज वेरी वेरी हाई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज वेरी वेरी हाई, बट दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। Remember air entering admixture we have also studied. They are also the air voids, but they are not interconnected, so water is not flowing. Clear है? आई बात समझ में आपको? देखते हैं। तो permeability का मतलब क्या हुआ? What do you mean by permeability? Permeability means ability to flow water, ability to flow water through interconnected voids, through interconnected voids, ये होता है परमेबिलिटी। अब इस परमेबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, अब जैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रेवल, अब ग्रेवल की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वेरी हाई परमेबिलिटी, मे बी मोर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट इफ आई आस्क यू अबाउट द सैंड, सिल्ट एंड क्ले, तो क्ले तक आते आते परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास वॉइड्स नहीं, दे हैव द वॉइड्स बट दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, बट दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो 1 से लेके 10 to the minus 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 to the power minus 3 से लेके 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप देखो, क्ले में पानी फ्लो करेगा 1 सेकेंड में 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर ओनली। समझ में आया आपको? इतना कम। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अब किस तरह से इसको कैपिलरी को पढ़ते हैं? हाउ द कैपिलरी हैज टू बी स्टडीड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से दिस इज अ सॉइल स्केलेटन, लेट अस से दिस इज अ सॉइल स्केलेटन इन 3D आई एम मेकिंग दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन 3D आई एम मेकिंग दिस, ठीक है। ओहो छोटा बन गया। इसको इस तरह से बनाने पे आपको चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और यहाँ से मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपके FM वगैरह में आपने कभी न कभी पढ़े होंगे। यू माइट हैव स्टडीड इन फ्लूइड मैकेनिक्स आल्सो। तो ये आपका मान लीजिए सॉइल स्केलेटन है, दिस इज व्हाट इज योर सॉइल स्केलेटन। और यहाँ पे हियर इट इज लेट अस से, हियर इट इज द हेड ऑफ वाटर, लेट अस से H, हेड ऑफ वाटर हियर इज लेट अस से H, ये आपका H1 हेड है एंड हेड ऑफ वाटर लेट अस से हियर इज H2, H2, so this is what H2 here, ठीक है। अब देखना यहाँ से यहाँ आते आते आपका हेड क्या कर गया? लॉस कर गया। Here it is H1 head, initially the head was H1, now here it is H2, so this is something is known as head loss। ये जो है वो आपका head loss है, this is something is known as what? head loss। ये आपका head loss है। ये head loss आया है through this soil of L length, ये पूरी पूरी soil है। अब पूरा ध्यान से समझना, अब पूरा ध्यान से समझना। Now try to understand completely, try to understand completely। सुनो ध्यान से। What is happening through this soil skeleton? If the water is flowing, the soil first of all has to be saturated because from each and every void the water is coming। अरे सभी void से पानी निकल रहा है यार, तो soil का तो saturate होना बनता है। The soil has to be saturated, water is flowing through this, flowing through this, flowing through this and coming here because water is flowing through the soil voids, or I can say it is getting the resistance of soil solid। क्योंकि
दो सॉलिड है इस तरह से, दो सॉलिड इस तरह से, बीच में वॉइड है, बीच में वॉइड है, वाटर को ऐसे फ्लो करके जाना है, ऐसे फ्लो करके जाना है, ऐसे फ्लो करके जाना है. इट मींस वॉइड, द वाटर हैज टू टेक द और हैज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल सॉलिड. जो आपको रेजिस्टेंस आ रहा है, वॉट एवर द रेजिस्टेंस यू आर फेसिंग, यू हैव टू ओवरकम दैट. एंड इफ यू आर ओवरकमिंग सम रेजिस्टेंस, इट मींस यू लॉस्ट योर एनर्जी. अगर कोई रेजिस्टेंस आया तो मैं एनर्जी खो दूंगा. If I'm going very much in flow in the class, suddenly somebody will ask silly doubt or somebody will do something which I don't want, flow टूट जाता है. Because मेरी पूरी एनर्जी फिर उसके डाउट को ओवरकम करने में या उसकी उस बेवकूफी को ओवरकम करने में चली जाएगी, तो बस चला जाएगा पूरा पूरा फ्लो. इसीलिए हेड लॉस होता है. In the fluid mechanics you might have studied this. Whenever water flows through any medium, जब भी पानी किसी मीडियम से होके निकलता है तो उसका हेड लॉस होना तय है. The head loss is mandatory, whether it is a pipe or soil or anything else. If it is going through pipe, then the material of pipe will impart the friction, and under that friction you have to face the head loss. अरे 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 क्या यार, कुछ भी मतलब आप पाइप छोड़ो यार, जिंदगी ले लो, जिंदगी ले लो. आप सुबह सुबह उठने गए, दौड़ने गए, रनिंग 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 रनिंग. अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार दौड़ो, आप खूब जोश से दौड़ोगे, यू विल रन लाइक अ चीता. बट आफ्टर 100 or around 150 meter, the atmosphere is not allowing you to run. यार atmosphere is putting the resistance against the running, and if the atmosphere is putting resistance against running, you have to apply more energy to overcome that resistance, and because in that your head loss has been done. और जब आपका वहां एनर्जी लॉस हो गया तो जैसे ही 150 मीटर बाद पहुंचोगे, हो गया एनर्जी लॉस्ट. Here somebody will come and put more energy into you. आपका कोच आएगा, बोलेगा उठो, जागो, भागो भागो भागो, आप भाग कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. Again the energy will be put, again we will run, and again our head loss will occur. आपने एफएम में पढ़ा होगा, P डिवाइड बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस z should be equal to P2 divided by rho g V2 square divided by 2g plus Z2 plus head loss. Why it is so? Which energy is going to be lost very first? This kinetic energy is going to be lost very first. आप दौड़ते दौड़ते, you started with very high speed, but at 150 meter your speed is just like this. अरे बस पहुंच जाओ. Reason being, you are lost your energy. That time your coach will come and he will pressurize you. It means motor you will start. You pump, you will start, you will impart the pressure, and that pressure will push the water, and it will increase the speed of the water. During the running, if you find the downward gradient, अगर downward gradient आ जाए मतलब datum आपको दौड़ने में help करेगा, you will enjoy. In that 150 meter, if you are getting the downward gradient, you will enjoy the running. It means once your velocity head is going to be die, this pressure head and this datum head is going to be increase your velocity head or going to be help you. ये कॉन्सेप्ट है पूरे सिस्टम का. क्लियर है? In the rate of gain in what head loss is this. So Darcy's law is showing that whatever is your velocity of the water in the interconnected voids is proportional to this hydraulic gradient. Because if hydraulic gradient is more, it means you are losing more head in per length, your velocity will be also accordingly. Because first of all velocity has to be gone. Your velocity will be depend on the hydraulic gradient. If you open this proportionality sign, here the constant will come known as what? Here the constant will come known as what? Coefficient of permeability. So I can say for unit hydraulic gradient, whatever the speed is coming of the water is known as permeability. From here, if you want to find the discharge through the soil skeleton, that will become A into V and that will become A into K into I.
This is the discharge. This is the discharge from here. So what is the Darcy's law? What is the Darcy's law? That when the soil is flowing through a saturated soil mass under the laminar flow, flow should not be turbulent. Under the laminar flow, that time velocity is proportional to hydraulic gradient. Velocity is proportional to hydraulic gradient. So for unit hydraulic gradient, velocity of water through voids is permeability, is coefficient of permeability. Is coefficient of permeability. That's why the unit is equal to the unit of speed. The unit is equal to the unit of speed. So what is the Darcy's law? We can write here Darcy's law. Darcy law. For saturated soil mass in laminar flow, the flow through medium per unit area under unit hydraulic gradient is termed as permeability. हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो नेहा, सब चीज आएगी. सुटेबिलिटी नंबर, एक्टिविटी तो बता दिया मैंने आपको. सेंसिटिविटी जो है वो shear stress में पढ़ेंगे, थिक्सोट्रॉपी भी shear stress में पढ़ेंगे. दैट ऑल थिंग्स वी विल स्टडी, डोंट वरी. So what is the Darcy's law? I'm writing here for saturated soil mass. For saturated soil mass in laminar flow condition, in laminar flow condition, rate of flow for unit hydraulic gradient, rate of flow for unit hydraulic gradient is permeability. इसका मतलब डार्सीज लॉ ने लेमिनार फ्लो में ही वैलिड है. That clear? अच्छा, ये जो laminar flow है वो बड़े particles में नहीं आता. This laminar flow will not occur in the bigger particles. This laminar flow will occur if the diameter is less than equal to 3 mm or Reynolds number is less than equal to 1. इसका मतलब यहाँ से ये भी समझ में आया कि डार्सी लॉ is not valid for coarse sand and gravels.
ग्रेवल और कोर्ट सैंड के लिए वैलिड ही नहीं, क्योंकि ग्रेवल और कोर्ट सैंड सबकी साइज 3 mm से बड़ी है, 3 mm से बड़ी है। एक्चुअली नेहा, हम ये दोनों चीजें जो सेंसिटिविटी थिक्सोट्रॉपी है पिछले चैप्टर में पढ़ सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं जब हम shear strength पढ़ लेंगे तब उस चीज को पढ़ के समझ के आपको मजा आएगा कि हाँ भाई ये चीज कुछ होती है। अभी मैं लिखवा देता आपको कि सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल टू अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। तो ना तो रिमोल्डेड समझ में आती, ना अनडिस्टर्ब्ड समझ में आती, ना अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ समझ में आता, तो बेटर है कि उस टाइम कर लेंगे। ओके, देन विल प्रोसीड। अब देखो, ये डार्सी ने ये सब बातें बता तो दी, द डार्सी हैज गिवन दैट मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, बट he has done some mistake over here. What kind of mistake? What he has taken this area he has taken from which the flow is occurring. He has taken this area from which the flow is occurring. इस area, according to Darcy, from this area the flow is occurring. इस area से flow हो रहा है डार्सी के अनुसार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां से फ्लो होता ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज, हाँ वो मैं समझ गया नहीं आपकी बात, आपको क्वेश्चन मिला होगा, वही मैं कह रहा हूँ ना। एक्चुअली प्रीवियस ईयर का जो पहला चैप्टर है वो सभी चैप्टर को मिला के बनाया है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है बार बार में। लेकिन हाँ, ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टी जो आपने बताई है, थिक्सोट्रॉपी और ये सब, ये सारी की सारी जो है ये हम पहले चैप्टर में पढ़ सकते थे, लेकिन बिकॉज इसकी टर्मिनोलॉजी shear strength से रिलेट करती है, इसलिए मैं वहीं पढ़ाऊंगा आपको। बट डोंट वरी, इट विल बी कवर्ड समवेयर। ठीक है, तो आपने तो मान लिया ये एरिया, जबकि अगर घुस के देखें, इफ यू गो इनसाइड एंड इफ यू चेक, दीज आर द सॉइल सॉलिड्स, यू कैन सी दीज आर द सॉइल सॉलिड्स, ये सॉइल्स के सॉलिड्स हैं, दीज आर द सॉइल सॉलिड्स, एंड एक्चुअली वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द वॉइड्स ऑफ इट, एंड एक्चुअली वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द वॉइड्स ऑफ इट। इसका मतलब वाटर तो जिस एरिया से फ्लो कर रहा है, इट मींस वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द एरिया व्हिच इज एक्चुअली वेरी वेरी लेस देन व्हाटएवर द एरिया यू हैव टेकन। You have taken this A, B, C, D. You have taken this A, B, C, D, that much big area, but actually area is just this voids area. That is very very much less, because in that entire area, the area of solid is also there. In this entire area of solid is also there, which you have considered. Otherwise, और solid से तो flow होता ही नहीं है। Flow कहाँ से होता है? void से। इसका मतलब आपने जरूरत से ज्यादा एरिया ले रखा है। You have taken more area which is actually required. इट मींस असली एरिया तो कम है, और अगर असली एरिया कम है तो स्पीड और भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। द स्पीड हैज टू बी व्हाट? बिगर। इट मींस दैट इज नोन एज सीपेज वेलोसिटी। दैट इज नोन एज सीपेज वेलोसिटी, व्हिच इज एक्चुअली वेरी मच हायर देन व्हाटएवर द वेलोसिटी यू हैव कंसीडर्ड ओवर हियर। दैट्स व्हाई व्हेनेवर द एक्चुअली लैमिनार फ्लो इज अकरिंग, लैमिनार फ्लो अकर्स इफ द साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। जैसे कि छोटा पाइप जो होता है, आरओ का जो पाइप होता है, उसमें से देखना, आरओ की पाइप में से बिल्कुल एक लेयर में पानी आता है, बिकॉज पाइप डायमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड इफ यू सी द पाइप ऑफ दिस मच ऑफ द डायमीटर, वाटर इज फ्लोइंग लाइक एनीथिंग, टर्बुलेंट फ्लो। आई बात आपको समझ में? इंजेक्शन लगवाया कभी किसी नर्स से? मजा आया था? इंजेक्शन से पेन क्यों होता है? व्हाई द इंजेक्शन इज टू मच पेनिंग? Not because of the needle, because from that very small needle diameter, the liquid or whatever the medicine is there, that is going through the vein. अब दोनों का diameter less है, exactly laminar flow हो रहा है, because the area of crossing is very less, speed ज्यादा होती है, वो speed चुभती है आपको, that speed is actually killing you. Clear or not? This is what we want to say. So write down seepage velocity. Write down seepage velocity. सीपेज वेलोसिटी। अब चाहे छोटे पाइप से निकलो चाहे बड़े
पाइप से निकलो, डिस्चार्ज तो सेम ही निकल रहा है, चाहे छोटे पाइप से निकलो चाहे बड़े पाइप से निकलो, डिस्चार्ज तो सेम ही निकल रहा है. द डिस्चार्ज इज कमिंग आउट टू बी सेम. क्लियर? डिस्चार्ज इज कमिंग आउट टू बी सेम. तो सीपेज वेलोसिटी मींस एक्चुअली वाटर is flowing through voids. Actually water is flowing through voids and area of void is less than what area you have taken. Hence velocity of water through voids, that is Vs, is more than what you have considered as V. ठीक है? This is known as seepage velocity. अब सुनना बात ध्यान से, दोनों से डिस्चार्ज तो सेम ही है, चाहे आप A इंटू वी लिखो चाहे आप AV इंटू VS लिखो, AV इंटू VS लिखो, ये एवरेज वेलोसिटी है और वो आपकी सीपेज वेलोसिटी है. देखना एक बार, V डिवाइड बाई VS इज इक्वल टू AV डिवाइड बाई A, कोई दिक्कत नहीं. इफ आई मल्टीप्लाई both of them by L into L, what is A into L? Area of the entire soil. What is AV into L? Area of voids into length, which means it is the volume of voids. It is a volume of void. So this is the volume of void and this is the total volume of soil. ऐसा लिख देते हैं. This is the volume of soil. This is what? Volume of voids, and this is V, and this is what? Vs. Seepage velocity. So if you ask me what is the seepage velocity is occurring, what is the seepage velocity is occurring? Seepage velocity is occurring as V multiplied by volume of soil. V multiplied by volume of soil divided by Vv. And we know this is the opposite or like inverse of what? Porosity. So it means Vs is equal to V divided by porosity. This is what? Porosity. This is what? Porosity. और आपको पता है कि पोरोसिटी का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होता है, बिकॉज द पोरोसिटी वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 1, सो Vs इज मच ग्रेटर देन व्हाट V. तो Vs इज मच ग्रेटर देन व्हाट V. ये एक्चुअली वेलोसिटी आ गई. Clear for everyone? परमिबिलिटी. अब क्या क्या फैक्टर है जो परमिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? फुटिंग नेक्स्ट चैप्टर में. कहां से आ गई फुटिंग? फैक्टर अफेक्टिंग परमिबिलिटी. तो परमिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर ई क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस ई एस गामा डब्ल्यू इंटू म्यू एस 1 बाई P1 1 बाई P2 1 बाई P3. ये कोई फॉर्मूला नहीं है. दिस इज नॉट एन फॉर्मूला. आई हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ थिंग्स इन अ सिंगल फॉर्मूला. I have included lot of things in a single manner. इसका मतलब सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि जितना diameter of size particle बड़ा होगा, if the size of particle is bigger, so definitely permeability क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, because the size of void will be bigger. If the void ratio is high, if
the void ratio is high, then also the permeability is going to be high. It is approximately becoming what? Proportional to E square. Proportional to E square it is becoming. Proportional to E square it is becoming. Okay. Now you can see if the degree of saturation is high, definitely K is high. If the degree of saturation is high, it means all the voids are completely filled with water. It means the flow is occurring. It means the saturation will be high. P1 means, acha, first of all this mu. Mu means what? Viscosity. If the viscosity high, definitely K will be less. Why? Because if the viscosity is high, it means the water or the fluid itself do not want to flow. It is very much having the resistance against the flow. So definitely permeability will be less. Okay. Then P1. P1 is, let us say, foreign material. P1 is, let us say, foreign material. If any other material is present in between the void, so there is the way is blocked. Like there are, let us say, the four solids are here. Water want to flow from in between the voids, but there is some foreign material. Some what I can say impurity is there. So definitely the water which was trying to flow will not be able to flow because the water is, or I can say void is blocked by some other material. So this is something. Second, P2 means adsorbed water. Again K will be less. Why? Because adsorbed water is there. It means these two solids are there. Initially this was the void. Initially this much is the void. But now the second condition is if there is a adsorbed water layer. If there is a adsorbed water layer, now you can see what is the void is left. Less void is left. If the less void is left, it means the way is congested. If the way is congested, water will not flow. It means this will not occur. Similarly, P3 is entrapped gases. Entrapped gases. If entrapped gases are there, then also permeability will be less, because gases will be there. It means gases itself is a fluid. It means something is already flowing in between the voids. Then how your water can flow? So the permeability will be less. So these all are the parameters which can affect the permeability. Here you can also observe one thing. Out of these all things, permeability is a function of soil parameter as well as the fluid property. You can see these two only are the fluid property. These two only are the fluid property, and remaining all are what? Soil property. So the function of fluid property as well as soil property. And we know permeability which we are studying in soil mechanics, it means we have to find the actual permeability which will be affected only by the soil property. That is known as absolute permeability. Which is actually decided, or which is actually based only on the fluid property. So what I can say, this D, E, S, P1, P2, P3 all are the soil property, and this is the fluid property. So if I want to find the new kind of permeability, it means that K multiplied by mu divided by gamma W. Mu I will separate out, gamma W separate out. Now whatever is left is the soil property. So this is what absolute permeability, or I can say intrinsic permeability. The unit of this is Darcy. Is that clear? Understood? One more thing you can understand. If temperature is high, automatically viscosity will reduce, and viscosity will reduce means K will increase. It means K and temperature also proportional to each other.
studied in the beginning about the permeability, this is the constant head permeability method. This method itself is One more thing you can understand. If temperature is high, automatically viscosity will reduce, and viscosity will reduce means K will increase. It means K and temperature also proportional to each other. Whatever we have studied in the beginning about the permeability, this is the constant head permeability method. This method itself is constant head permeability method. Generally we are using for coarse grained soil. What method we will use for fine grained soil, that I will show you just now. Acha, one more thing here also you can write, as we know V is equal to Ki. Similarly, Vs can be equal to Kp into I, where the Kp is known as coefficient of percolation. The similar thing you can write in terms of seepage also. Coefficient of percolation. It is known as coefficient of percolation. There is one more thing known as coefficient of percolation. The similar thing you can write in terms of seepage also. Coefficient of percolation. It is known as coefficient of percolation. There is one more thing known as coefficient of transmissibility. That is coefficient of permeability multiplied by H. Whatever the height of the soil, that is multiplied, known as coefficient of transmissibility. जो कि 75 माइक्रोन से बड़ी है, और मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, जो 3 mm से बड़ा होगा. इट इज नॉट वैलिड इफ द डायमीटर इज मोर देन 3 mm, बट इट विल बी वैलिड इफ द डायमीटर इज फ्रॉम 75 माइक्रोन टू 3 mm. कल बताया था ना कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होती है. अगर नहीं क्लियर है तो ये चीज मैं आपको अलग से लिख के बता देता हूँ. इफ योर साइज इज लेस देन 2 माइक्रोन इट्स अ क्ले, 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन इट्स अ सिल्ट. सॉरी, 2 माइक्रोन टू 70, उल्टा लिख दिया ना. 2 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन, 2 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन इट्स अ सिल्ट. 75 माइक्रोन टू 4.75 mm इट्स अ सैंड, एंड more than 4.75 mm to 80 mm it's a gravel. 80 mm to 300 mm it's cobbles, and more than 300 mm it's boulder.
So what I have written, it is valid if the diameter is less than 3 mm. So whatever is less than 3 mm over which it is valid. And coarse grained soil ही क्या होती है, जो 75 माइक्रोन से बड़ी होती है. तो आपने गलत समझ लिया उसको. Read the notes carefully. विजिबिलिटी होगी. अभी कांस्टेंट फॉलिंग हेड परमिलिटी टेस्ट हो गया. नाउ फॉलिंग हेड परमिलिटी टेस्ट. फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट. इट इज वैलिड फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल. वैलिड फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल या सुटेबल है फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए. इसका सेटअप बता देता हूं मैं आपको. सेटअप इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज द सॉइल over which a thin pipe system you are putting here, that is the stand pipe. It is known as stand pipe. And here you are collecting the water again. And here you are collecting the water again. ये पानी आप यहाँ पे collect कर रहे हो. You are collecting the water again. This is the soil which is to be saturated, through which the water is flowing. और ये वो पानी है जो आप यहाँ से चला रहे हो. Whatever you are starting from here. So this is what initial head H1. ठीक है. Let us say after T time. After time T, your head is going to lose because water is flowing through the soil medium. So this is what is head 2. This is the head 2. This is the length of soil and this is the cross sectional area of soil. And small a is cross sectional area of standpipe. If you find permeability from here, then it will be 2.303. 2.303. log H1 डिवाइड बाई H2. एक बार चेक कर लेता हूँ. H1 डिवाइड बाई H2 AL डिवाइड बाई 80. AL divided by 80. So this is the permeability. In the T time, in the T small t time, your head became from H1 to H2. So what is the permeability of soil? That is 2.303 AL divided by ST. This is log in 10 base. अगर आपको 10 base में नहीं चाहिए तो directly you can tell me AL divided by 80 ln H1 divided by H2. In the base of E also you can tell me. Otherwise in base of 10 it is A is the area of standpipe, L is the length of soil, A is the capital area or full cross section area of soil, and this is the time to be taken. Time to be taken. नेहा शर्मा बोल रही हैं कि सर बीएमसी के 90% क्वेश्चन हो गए हैं. हाँ वो भी सर स्टेट एजेई एंड ईएससी के. सर 10% क्वेश्चन आउट ऑफ नोट्स हैं. तो अगर यहाँ आपने ईएससी का नाम लिया है तो डेफिनेटली 10% क्वेश्चन आउट ऑफ नोट्स होना बनता है. बट यही मैसेज आप अपने ग्रुप में जरूर डाल देना, ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए कि क्वेश्चन बनते हैं अगर बनाए जाए तो. सारे ईएससी वाला आपको लिखा देंगे तो वो भी बन जाएंगे. जो 10% रह रहे हैं वही बस फर्क डालते हैं. और आपने ईएससी की भी बना ली इतने टाइम में, बहुत अच्छी बात है. मतलब आप तो प्री मेंस का प्रिपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ही कर रहे हो. वेरी गुड, ऑल द बेस्ट टू यू. तो हम आपका सिलेक्शन पहले ही रख लें, आपका फोटो भेज देना, पहले डाल लेते हैं. जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू. वही है, सॉइल तो वही है. लेट अस से मैं H2 को अगर यहाँ बना दूं, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं इसको ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए. आपको कोई चेंज नहीं करना है, इट जस्ट चेंज मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ ताकि मैं 3 वैल्यूज दिखा सकूँ. 3 वैल्यूज दिखा सकूँ इसलिए, ठीक है. आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपके लिए हो गया. मुझे बस एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ. तो ये H2 यहाँ लेट अस से 90 सेंटीमीटर था, आप 90 से 80 सेंटीमीटर पहुंचे 5 मिनट में. तो आप आगे भी तो आगे जो पहुंचोगे वो भी उतने मिनट में पहुंचोगे. व्हाई इन द सेम मिनट्स? बिकॉज द सॉइल इज सेम. उसकी परमिलिटी तो सेम ही है. उसकी परमिलिटी क्या है? सेम ही है. तो अगर उसकी परमिलिटी सेम है, इफ द परमिलिटी सेम, इफ सेम सॉइल इज टेकन, then it will take
सेम टाइम फ्रॉम H2 टू H3, फ्रॉम H2 टू H3। तो उस केस में मैं सेम चीज का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, मान लो जो यहीं से मैं एक बार लगा के देखता हूँ। T की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 2.303 AL डिवाइडेड बाई AK log H1 डिवाइड बाई H2। तो जो टाइम इसको यहाँ पे लग रहा है सेम टाइम यहाँ लगेगा, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 2.303 AL डिवाइड बाई AK log H1 H2, whatever the time you are taking here log H1 H2, whatever the time you are taking here, the same time you will take if you are coming from H2 to H3। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, if I write in this way, तो ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? स्टैंड पाइप वही है, सॉइल की लेंथ वही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है, परमिलिटी भी वही है, तो ऑल थिंग्स विल गेट कैंसिल एंड यू विल फाइंड व्हाट H2 शुड बी इक्वल टू व्हाट H1 into H3 ओवर रूट। दिस इज व्हाट द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट यू कैन चेक फ्रॉम हियर। मतलब बीच वाली वैल्यू दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई का रूट आनी चाहिए, जीपी में आनी चाहिए। यू कैन सी हियर, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, H3 H2। क्लियर है? H1 बड़ा है, H2 छोटा है। सही तो था, इट वॉज राइट, पहले ही सही था, इट वॉज राइट इन द बिगिनिंग ओनली। व्योम मिश्रा के भी बन गए, वेरी गुड व्योम मिश्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्योम मिश्रा के नेहा के क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने किए। में आती है, स्किप कर दिया, स्किप नहीं किया, डेरिवेशन करवाना नहीं है इसलिए नहीं करवा रहा हूं। जो चीज काम की इसमें से करवा दी कि इसका परमिलिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है और उससे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि अगर सेम सॉइल है तो डेफिनेटली टाइम सेम लगेगा। अगर टाइम सेम लग रहा है इसका मतलब ये है कि ये अगर 90 है और ये 80 है तो आपसे पूछेंगे कि अगली वैल्यू सेम टाइम में क्या आ जाएगी। तो मतलब H1 और H2 मैंने आपको दे दी, मैं आपको H3 पूछ रहा हूँ। या आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई हमने टेस्ट किया और मैं 4 कॉम्बिनेशन बना रहा हूं और बोलेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन सही है इस टेस्ट के लिए, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर दिस टेस्ट, ये आपसे पूछेंगे। तो ये आपसे कैसे पूछेंगे? आपसे बोलेंगे कि हमने लगाया ये 3 वैल्यूज आ रही है हेड लॉस की। सिमिलरली एक बार आ रही है ये वैल्यूज आ रही है, एक बार ये वैल्यूज आ रही है, एक बार ये वैल्यूज आ रही है और एक बार ये वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज आ रही है। तो कौन सी सही है? आप बोलेंगे कौन सी सही है? तो सिर्फ ये वाली सही है, क्योंकि यहीं पे H2 की जो वैल्यू है वो H1 into H3 के रूट के बराबर आ रही, बाकी कहीं पे भी ये नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज नेवर हैपनिंग। सो दिस इज द वैल्यू विच इज गोइंग टू बी अकर इन दिस पर्टिकुलर थिंग। हाँ, H2 डिवाइड बाय H3 होगा, वो मैंने सही कर दिया वापस। सो H2 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 प्लस into H3, तो H2 की वैल्यू रूट ओवर H1 H3 आ गई है। इस तरह के सवाल आते हैं इसमें, या तो इस तरह का आएगा या आपसे कुछ टाइम वाइम निकलवा लेंगे, ऐसा बोलेंगे कि जो हेड है वो 90 से शुरू हुआ और 45 पे आ गया। टू रीच द हेड फ्रॉम 90 to 45, calculate the time if permeability is this, length is this, area is this and this area is this। तो सब वैल्यू दे देंगे, आपसे टाइम पूछ लेंगे। permeability in a stratified soil, equivalent permeability in stratified soil। सबसे पहले तो stratified soil क्या होता है? What is a stratified soil? Stratified soil means कि the layer of soil which are having the different properties, तो सबसे पहले तो मैं ये बनाने जा रहा हूं, ये हुआ अपना एक लेयर ऑफ सॉइल। 3 लेयर बनाऊंगा, 3 लेयर्स आई विल मेक इस तरह से। ओह, ये तो टेढ़ा बन गया।
These are the 3 layers of soil. These are the 3 layers of soil. इसको और भी मैं डैश डैश करके बढ़ा देता हूं ऐसे करके। ये पूरी 3 लेयर ऑफ सॉइल की है। ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई और ये तीसरी लेयर हो गई। These are the 3 layers of soil. I will show you all the I will show you how the flow is occurring. कैसे फ्लो अकर कर रहा है वो अभी हम देखते हैं। कैसे फ्लो अकर कर रहा है अभी हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला केस ले रहा हूं। द वेरी फर्स्ट केस इज व्हेन द फ्लो इज पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। फ्लो इज पैरेलल टू बेडिंग प्लेन, मतलब कि बेडिंग प्लेन है ये आपका बेडिंग प्लेन है। सी हियर, दिस इज द बेडिंग प्लेन, दिस इज व्हाट योर बेडिंग प्लेन। ये आपका बेडिंग प्लेन है। इसी के फ्लो क्या करे, पैरेलल ट्रेवल करे, मतलब कि ये बेडिंग प्लेन है। सी हियर, दिस इज द बेडिंग प्लेन फॉर यू। ये बेडिंग प्लेन है, ये बेडिंग प्लेन है। मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कौन सा एरिया है, ए बी सी डी, दिस इज द एरिया। ये एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल आ रहा है। थोड़ा ढंग का डायग्राम बनाना पड़ेगा, रुको यार, आई हैव टू मेक ए गुड डायग्राम। तो पहले तो एक डब्बा बनाता हूँ मैं, उसी को कॉपी मार दूंगा। ये अच्छे से बन जाए। अब ठीक है। नाउ देयर आर 3 लेयर्स इज वेरी मच विजिबल टू यू। कांस्टेंट हेड टेस्ट नहीं कराओगे या बाद में, ये देखो प्रवीण कुमार, कांस्टेंट हेड टेस्ट नहीं कराओगे या बाद में, कांस्टेंट हेड टेस्ट नहीं कराओगे या बाद में। ये क्लास में नहीं ध्यान देने का नतीजा है। क्या लिखा है? कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट मेथड कोर्स ग्रेड सॉइल, यही होता है। सबसे पहले ही वही करवाया, इन द बिगिनिंग ओनली द सेम थिंग वी हैव डन। चलो oh my god, very nice, very very nice. नेहा शर्मा, अब तो आपने तो मुझे मोटिवेट कर दिया है। मतलब देखो क्या कितने टाइप के लोग हैं और किसके जिंदगी में कितना कितना क्या क्या प्रॉब्लम चलता है। सोचो किस लेवल पे लोग सोचते हैं। अपना हेडिंग कहाँ चला गया यार? हेडिंग शायद मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट परमिलिटी। इक्विवेलेंट परमिलिटी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ नेहा। इक्विवेलेंट परमिलिटी इन स्ट्रेटिफाइड सॉइल, इन स्ट्रेटिफाइड सॉइल। इक्विवेलेंट परमिलिटी है स्ट्रेटिफाइड सॉइल में। पिछले साल भी एसएससी में एक इंसान था, एक लड़की थी, बहुत भयंकर मोटिवेटेड, मतलब इतना भयंकर मोटिवेटेड कि क्या पता है। ठीक है, इन स्ट्रेटिफाइड सॉइल, उनका नाम मीनाक्षी था। स्ट्रेटिफाइड सॉइल पहला केस हमने लिया है। इफ फ्लो इज पैरेलल टू बेडिंग प्लेन, इफ फ्लो इज पैरेलल टू बेडिंग प्लेन, मतलब क्या है कि फ्लो चल रहा है पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। तो ये 3 मैंने आपको प्लेन बना के दिखा दिए हैं। 3 प्लेन्स आई हैव ड्रॉन। तो 3 लेयर की सॉइल है, ये एरिया से फ्लो कर रहा है। फ्रॉम दिस एरिया द फ्लो इज अकरिंग, फ्रॉम दिस एरिया द फ्लो इज अकरिंग, फ्रॉम दिस एरिया द फ्लो इज अकरिंग। इन्हीं सब एरिया से देखो फ्लो अकर कर रहा है। ये इन सब एरिया से क्या कर रहा है? फ्लो अकर कर रहा है। ठीक है, देखो अभी क्या है, क्या सिचुएशन है, इन सब एरिया से फ्लो कर रहा है इन द पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन का क्या मतलब है? फ्लो ऐसे अगर कर रहा है, यहाँ अगर हेड मान लो H1 है, यहाँ अगर हेड मान लीजिए H1 है, तो यहाँ आते आते हेड क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। यहाँ आते आते हेड क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा।
लेकिन जो आपने फ्लो किया है, whatever the flow you have taken is from this L length. सबके लिए लेंथ क्या है, कॉमन है. हेड जो है ये आ रहा है, मतलब कि इधर से इधर फ्लो है. द फ्लो इज अकरिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. दिस A B C D area is for the first layer. C D E F is the area for second layer. E F G H is the area for third layer. ये एरिया है तीसरी लेयर के लिए, बट लेंथ सबके लिए सेम है. अब सभी लेयर में हेड लॉस भी सेम है, बिकॉज लेंथ सबके लिए सेम है. इसका मतलब सभी लेयर में इन ऑल द लेयर्स यू विल फाइंड आई टू बी सेम. आई सेम है सभी लेयर का, लेकिन के अलग अलग है. लेट अस से दिस इज K1 है तो V1 अलग अलग आएगा, तो Q1 भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा. डिस्चार्ज भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा. इधर आई वही रहेगा, K2 अलग है, V2 अलग है, Q2 अलग है. सिमिलरली यहाँ पे भी आई वही रहेगा, K3 अलग आएगा, V3 अलग आएगा, Q3 अलग आएगा. इट मीन्स वॉट एवर द डिस्चार्ज यू विल फाइंड फ्रॉम हियर दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस. ये जो Q डिस्चार्ज है ये तीनों में अलग अलग बटेगा एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉइल. इट इज सिमिलर टू द पैरेलल फ्लो इन द पाइप्स. It is very much similar to the parallel flow in the pipes. In case of this, if I want to find the K equivalent, that will be K1 Z1. What is Z1 and Z2? The depth of this. ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है. ठीक है, तो K1 Z1 plus K2 Z2 plus K3 Z3 divided by total depth divided by total depth. इस केस में Q is same, Q is different. Head loss, or I can say I is same, or I is same in all layers. Is same in all layers. is same. तो उससे आपका K equivalent ऐसा आ गया. मतलब कि अगर मैं इस पूरे को हटा के, if I remove this entire thing and if I put a single layer of soil of the area ABGH, in that case whatever the permeability is there, that is the equivalent permeability. तो यहाँ से अगर मैं total discharge निकालूं, that it will be area into K equivalent into I. इसमें एरिया कौन सा लूंगा मैं, ABGH टोटल एरिया. K इक्विवेलेंट क्या लूंगा, जो अभी आपने निकाला, और I क्या लूंगा मैं, I विल बी टोटल हेड लॉस डिवाइड बाई L. टोटल हेड लॉस डिवाइड बाई L. क्लियर है? कंडीशन आती है इफ द फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन. मतलब कि फ्लो ऐसे जाएगा, मतलब द फ्लो इज बाय सीरीज कनेक्शन, इधर से. इन द सीरीज कनेक्शन डिस्चार्ज विल रिमेन सेम. जो Q यहाँ आएगा वही Q यहाँ जाएगा, वही Q आगे जाएगा, बट हेड लॉस विल बी डिफरेंट बिकॉज एवरी लेंथ इज डिफरेंट. तो हेड लॉस में डिफरेंस आ जाएगा, तो K इक्विवेलेंट किसी और तरीके से निकलेगा.
यहाँ पे करते हैं परपेंडिकुलर, फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर है तो क्या फर्क पड़ता है, आइए देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, आइए देखते हैं। दिस इज द केस नंबर बी, दिस इज द केस नंबर बी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या है। तो यहाँ अब फ्लो कैसा हो रहा है, द फ्लो इज फ्रॉम अपवर्ड साइड और आई कैन से बाय सीरीज द फ्लो इज अकरिंग, बाय सीरीज द फ्लो इज अकरिंग। इट मींस ये ऐसा चीज हो रहा है, फ्लो यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं अगर यहाँ से पाइप लगाऊं इसको इस तरह से, या पीजोमीटर लगाएं इस तरह से, तो फ्लो यहाँ से शुरू हो रहा है। द फ्लो इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और इसको लॉन्ग कर सकते हैं, और इसको लॉन्ग कर सकते हैं, और ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इधर जो वाटर लेवल है और इधर जो वाटर लेवल है, यहाँ मान लीजिए वाटर लेवल H1 है, तो यहाँ वाटर लेवल क्या आएगा, H2 आएगा, और ये आया क्या, हेड लॉस। दिस इज व्हाट योर हेड लॉस अकर्ड, बट दिस हेड लॉस इज नॉट अकरिंग इन दिस L लेंथ। So this head loss is occurring why the water is flowing from Z3, Z2, Z1. This is how the head loss is occurring. अब because head loss अलग अलग है, इस बार I3, I2, I1 करना पड़ेगा, but Q will remain same. But Q will remain same in all the soil. Q will remain same. Q will be remaining what? Same. Q क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि डिस्चार्ज जो यहाँ से आ रहा है वही उधर जाएगा, वही उधर जाएगा, I अलग अलग हो जाएगा। Now which area of flow you will take? This area of flow you will take. This time this area of flow I will take, that is GHIJ, GHIJ, let us say IJ. So it means here Q is same and head loss is different. Q is same and head loss or I is different. अगर मैं यहाँ पे जो एरिया कंसिडर करूंगा that will be GHIJ, and in case of this K equivalent formula will also be changed. इसका बिल्कुल उल्टा टाइप का हो जाएगा, Z1 Z2 plus Z3 divided by Z1 divided by K1, Z2 divided by K2 plus Z3 divided by K3 and so on. Not only 3 layers will be there. सर ABGH के बाद जो सर इसमें सेम फॉर्मूला रहेगा ABG, हाँ वो तो सेम ही है। ABGH तो एरिया, मैंने तो आपको इसे इसलिए बताया कि कौन सा एरिया से फ्लो हो रहा है। दिस एंटायर एरिया इज देयर टू फ्लो इफ यू आर टेकिंग इक्विवेलेंट। अगर आप इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज द एरिया, इंडिविजुअली इफ यू आर कैलकुलेटिंग, देन दिस इज द एरिया, हियर इट इज द एरिया। नहीं तो हम क्या कुछ एरिया कुछ और ही लेते, आपको पता होना चाहिए 3D में दैट विच एरिया शुड बी टेकन। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्लो और आई कैन से द सीरीज फ्लो, एरिया शुड बी टेकन दिस सरफेस, दिस GHIJ सरफेस इज द एरिया थ्रू विच द सॉइल इज फ्लोइंग। क्लियर है? Clear for everyone? चलिए, सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। अलग अलग जगह पे इसी तरह से परमिटिविटी कैलकुलेट की जाती है। ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1। इन ए कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट, in a constant head
अच्छा एक नोट और कहीं पे लिख लेना, एक नोट आप कहीं पे लिख लेना, सीपेज वेलोसिटी में, सीपेज वेलोसिटी में राइट वन नोट, सीपेज वेलोसिटी में राइट वन नोट कि इन इक्विफर वाटर फ्लोज थ्रू, वाटर फ्लोज बाय सीपेज वेलोसिटी। इक्विफर बोलो चाहे कोई भी सॉइल बोलो, एक्चुअली तो वाटर का फ्लो किस स्पीड से हो रहा है, सीपेज वेलोसिटी के साथ ही हो रहा है। एक्चुअली तो वाटर फ्लो सीपेज वेलोसिटी के साथ ही हो रहा है। So in a constant head permeability test, head loss of 0.5 meter observed through 10 centimeter square cross sectional area of soil, cross sectional area of soil. Calculate permeability of soil if water is flowing through 10, अच्छा ये 0.5 सेंटीमीटर है, this head loss is also 0.5 सेंटीमीटर, head loss is also 0.5 सेंटीमीटर through 20 centimeter long soil sample such a way that 600 ml water can be collected in 15 minutes. Length in case 2 will be depth of soil. हाँ वही है, सही बात है। जो लेंथ है कौन सी लेंथ बोल रहे हो आप, लेंथ कौन सी बोल रहे हो आप, हाँ केस 2 वाली होगी, यही वाली, ये लेंथ है, फिर ये लेंथ है, फिर ये लेंथ है, अलग अलग लेंथ है। तो Z1 लिख देता हूँ, Z1 Z2 Z3 तो अलग अलग जगह पे आएगा। So here you will find Q1 by putting I1 will be delta H1 divided by Z1, K और K will be what, K1. Area will be same for everybody, Similarly if you find Q2 then it will be, area will be again same, K2 it will be, and delta H2 divided by Z2, this will be Q2. This is how Q3, and add all of them, that is the total discharge. कीजिए इसको। Done. Uh, 600 into 20 divided by 5 into 15 75 into 60, 600 into 20 50 into 60 this comes out to be, K is coming out to be 2.67 centimeter per second.
अब ये बताओ इसी क्वेश्चन में, इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट सीपेज वेलोसिटी। अब देखते हैं कौन कौन कर सकता है। कैलकुलेट सीपेज वेलोसिटी इफ वेट ऑफ सॉइल, इफ मास ऑफ सॉइल after drying is 370 grams and G is 2.7 and G is 2.7। ये करिए, इसी क्वेश्चन में सीपेज वेलोसिटी निकाल दो। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की जो सॉइल है उसको सुखाने के बाद जो है उसका 370 वजन हो जाता है। लिख लो 360 लिख लो इसको, 360 it is। Divided by 20, only what you want, porosity you want, everything is with you. We know after drying the soil the weight is 360, it means the volume, weight of solid is given, it means mass of solid is given. What is mass of solid? 360 gram. Volume of soil is equal to area into length, that is 10 centimeter square multiplied by 20, it means 200 cc is the volume. It means gamma D is coming as 360 divided by 200, it means 1.8 gram per cc। ये गामा डी की वैल्यू आ रही है। इफ यू आर गेटिंग गामा डी, वी नो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, दिस इज 1.8, 1 प्लस ई, जी इज गिवन एज 2.7, गामा डब्ल्यू इज 1, सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द ई वैल्यू, दैट इज कमिंग एज 0.5। अगर ई आ गया तो यहाँ से ईटा निकल जाएगा, तो व्हाट इज ईटा? ईटा इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, सो 0.5 डिवाइड बाई 1.5, दिस इज व्हाट ईटा। नाउ यू कैन पुट everything is here, so Vs is going to be 2.67, 0.5 divided by 20 divided by 0.5 divided by 1.5, so this is what our seepage velocity, this is what our seepage velocity। How much it is? क्योंकि प्रवीण कुमार हमें पता ही नहीं है कि एरिया ऑफ वॉइड्स कितना होता है, यू कैन नॉट कैलकुलेट द एरिया ऑफ वॉइड्स, हमें एरिया ऑफ वॉइड्स नहीं पता होता इसलिए।